14 अप्रैल 1912 की रात को जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब रहा था, तभी उन लोगों ने चारों तरफ डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना चालू कर दिया। इस होप में कि कोई ना कोई जहाज आके उनको बचा लेगा। पर आसपास कोई भी जहाज मौजूद नहीं था, सिवाय एक के। एसएस कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक के सबसे करीब था, इतने करीब कि टाइटैनिक में बैठे हुए लोग एसएस कैलिफोर्निया को देख सकते थे। पर फिर भी एसएस कैलिफोर्निया ने कोई भी जवाब नहीं दिया, इवन उनको बचाने भी नहीं आया। पर क्यों? ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स का आंसर तुम्हें आज इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपना यात्रा शुरू करता है। ये जहाज करीब 5 जगह में रुकने वाला था: शेरबुर्ग, फ्रांस, कोप, आयरलैंड और फाइनली न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। इस जहाज में करीब 2224 लोग मौजूद थे। पर इसको पोर्ट में देखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि टाइटैनिक उस टाइम का सबसे एडवांस और तेज जहाज माना जाता था। एंड हो भी क्यों ना, इसको बनाने में भी खर्चा हुआ था $7.5 बिलियन, जो कि 2025 में होता है अप्रॉक्सीमेटली $245 मिलियन। ऑल्दो आरएमएस ओलंपिक, एक और जहाज जो कि सेम कंपनी ने ही बनाया था, उसका भी कॉस्ट था $7.5 मिलियन। सो टाइटैनिक उस टाइम का सबसे कीमती जहाज तो नहीं था, पर ये उस टाइम का सबसे लग्जूरियस जहाज जरूर था। लग्जूरियस चीज़ों से भरा हुआ था टाइटैनिक। इस जहाज में 3 फ्लोर्स थे: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में एक्सपेंसिव रूम्स, स्विमिंग पूल, कैफे, रेस्टोरेंट, इन सब से भरा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स द ग्रैंड स्टेयरकेस। पर सिर्फ लग्जूरियस ही नहीं, टाइटैनिक को उस टाइम का सबसे तेज जहाज बोल के पूरे मीडिया में प्रचार किया गया था। इवन इस जहाज को बनाने वाली कंपनी के मालिक ने भी पब्लिक में आके बोला था कि ये जहाज कभी नहीं डूबने वाला, जिस वजह से लोगों में इस जहाज को लेके एक बहुत ही फैसिनेशन और इंटरेस्ट जग गया। एंड उन लोगों ने बहुत उम्मीद भी लगाई थी। इस जहाज के कैप्टन थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि पहले आरएमएस ओलंपिक को चलाने वाले थे, पर बाद में इनको टाइटैनिक का कंट्रोल दे दिया गया। क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत ही बड़ा जहाज था, इसलिए कंपनी की तरफ से और भी कुछ चेंजेस किए गए। कई सारे ऑफिसर्स को निकाल दिया गया, जिनमें से एक थे डेविड ब्लेयर, जो कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण बनते हैं। आगे वीडियो में पता चल जाएगा कैसे। 10 अप्रैल दोपहर 12:15 में टाइटैनिक अपना जर्नी शुरू करता है एंड उसी ही दिन ये अपने पहले पोर्ट शुरबर्ग में पहुंच जाता है। 11 अप्रैल को टाइटैनिक पहुंचता है कोप एंड वहां से ही टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में एंटर करता है। अटलांटिक ओशन बहुत ही ठंडा होता है, जिस वजह से वहां पे बहुत सारे आइसबर्ग्स फॉर्म होते हैं। रात के टाइम पे ज़्यादातर जहाज रुक जाते हैं एंड आगे नहीं बढ़ते, जिससे वो आइसबर्ग से टकराने से बचे रहे। पर टाइटैनिक नहीं रुका, इवन अपनी रफ्तार भी कम नहीं की, क्योंकि कंपनी को ये दिखाना था कि देखो हमारी जहाज़ कितनी फास्ट है। जिस वजह से कंपनी की तरफ से कैप्टन स्मिथ को ये इनकरेज किया गया था कि किसी भी हालात में टाइटैनिक स्लो नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे एक और थ्योरी आती है, जिसके मुताबिक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक बहुत ही होनहार एंड एक्सपीरियंस कैप्टन थे, जिस वजह से उन्होंने आइसबर्ग्स को लेकर कोई भी चिंता नहीं जताई एंड जहाज़ की स्पीड कम नहीं की। डेविड ब्लेयर, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, जिनको कंपनी ने टाइटैनिक की अथॉरिटी से निकाल दिया था। सो जब वो टाइटैनिक छोड़ के अपने घर गए थे, तब गलती से उन्होंने अपने लॉकर का चाबी भी साथ में ले लिया था एंड उस लॉकर में था बाइनोकुलर्स, जो कि रात को दूर की चीज़ देखने में काम आता है। पर क्योंकि बाइनोकुलर्स नहीं था, सो इसीलिए बाइनोकुलर्स के बिना ही फ्रेडरिक फ्लीट, रेजिनाल्ड ली को क्रॉस नेट, जो कि ये जगह होता है, वहाँ पर रखा गया था किसी भी आइसबर्ग के ऊपर नज़र रखने के लिए। पर रात के टाइम पे बाहर जमाने वाली हवा चल रही थी एंड ऊपर से उनके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं था, जिस वजह से खाली आंखों में उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। 14 अप्रैल की रात को 11:40 में फ्रेडरिक फ्लीट आइसबर्ग्स देखा और नीचे डेक में ऑफिसर्स को वार्निंग कर दिया। इमीडिएटली फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक जहाज को आइसबर्ग के दूसरी तरफ मोड़ने का ऑर्डर दिया, पर तब तक बहुत ही देर हो चुका था। आइसबर्ग से जहाज ऑलरेडी टक्कर खा चुका था, जिस वजह से जहाज के बाई तरफ एक बड़ा सा डेंट पड़ गया। ऑफिशियल्स रिपोर्ट के मुताबिक 300 फीट का टोटल डैमेज हो चुका था। जहाज के सामने जो हल था उसमें एंड वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में। यह आइसबर्ग बहुत ही बड़ा था, इसलिए इसने बहुत सारा नुकसान कर दिया जहाज का। पर अभी भी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लोगों ने यह सोचा कि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता, पर असल में जहाज के नीचे वाले 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी टूट चुके थे एंड उसमें पानी भर चुका था। कंपनी के मुताबिक अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी चला जाए तो भी जहाज डूब नहीं सकता, पर यहाँ पे थे 6, इसलिए ये तो पक्का था कि जहाज डूबने वाला है। जहाज के ऑफिसर्स ने जल्दी से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना चालू कर दिए आसपास के जहाज़ों को एंड लाइफ बोट्स तैयार करने लगे।
15 अप्रैल 12:20 को आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करता है। आर्थर हेनरी रोस्ट्रॉन कार्पेथिया जहाज के कैप्टन इमीडिएटली ऑर्डर दिया जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ने का। पानी में आइसबर्ग्स होने के बावजूद भी कार्पेथिया अपने फुल स्पीड से टाइटैनिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कार्पेथिया टाइटैनिक से 3 घंटे दूरी पर था। जब तक वो लोग टाइटैनिक के पास पहुंचे तब तक टाइटैनिक पूरा डूब गया था। सिर्फ लाइफ बोट्स में जो लोग बचे थे उनको ही बचा पाया कार्पेथिया। पर उसी रात एक और जहाज था जो कि टाइटैनिक के बहुत ही करीब था, सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, एसएस कैलिफोर्निया। पर एसएस कैलिफोर्निया ने अपने जहाज को बंद करके रखा था। आइसबर्ग की वजह से वो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं रिसीव किया। एसएस कैलिफोर्निया टाइटैनिक के इतना करीब था कि रात के टाइम पे टाइटैनिक में बैठे हुए लोग कैलिफोर्निया को देख सकते थे। एंड उन लोगों ने ऐसा भी सोचा था कि कैलिफोर्निया इतने पास है कि वो हमें बचाने जरूर आएगा। जब डिस्ट्रेस सिग्नल्स काम पे नहीं आए तब टाइटैनिक के कैप्टन्स ने बहुत सारे फ्लेयर्स भी छोड़ना चालू किए, ये सोच के उन लोगों को फ्लेयर्स तो ज़रूर दिख जाएगा। एंड कैलिफोर्निया के जहाज में जो क्रू मेंबर्स थे उनको आसमान में फ्लेयर्स दिखे भी थे। एंड जब ये क्रू मेंबर्स ने कैलिफोर्निया के कैप्टन को उन फ्लेयर्स के बारे में बताया तब कैप्टन ने ये बोल के इनकार कर दिया कि टाइटैनिक में बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो सब पार्टी करने के लिए फ्लेयर्स जला रहे होंगे। 15 अप्रैल की सुबह को जब उन लोगों को खबर मिलती है टाइटैनिक डूब गया, तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। कैलिफोर्निया जब घटनास्थल पे गया तब वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को डेड बॉडी से मिली जो कि ठंड की वजह से जम गए थे। गलती सिर्फ यहाँ पे एसएस कैलिफोर्निया की नहीं थी। टाइटैनिक में करीब 2224 लोग थे जिसमें से 1500 लोग ही मारे गए थे। टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की बहुत सख्त कमी थी। टोटल लाइफ बोट्स में सिर्फ शिप के आधे लोग ही जा सकते थे। रूल्स के मुताबिक महिला और बच्चों को पहले बचाया गया था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के कुछ ही देर बाद किसी को भी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता, और अगर डूब भी गया तो पास में रहने वाले एसएस कैलिफोर्निया में आराम से बचा रहेगा। इसीलिए जब लाइफ बोट्स में लोगों को उतारा गया था तब ज़्यादातर लाइफ बोट्स आधे भरे हुए थे। पर कुछ ही समय बाद जब फ्लोर्स में पानी जमना चालू हो गया तब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि इस जहाज़ को और कोई नहीं बचा सकता। एंड जहाज़ में अफरा तफरी मच गई। कैरपेथिया ने लोगों को रेस्क्यू करने के तुरंत बाद ही पैसेंजर्स को लेकर न्यूयॉर्क की तरफ चला जाता है। वो न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही टाइटैनिक की डूबने की रिपोर्ट देते हैं, पर रिपोर्ट में अच्छे से कुछ समझ ना आने की वजह से न्यूज़ में ये आता है कि टाइटैनिक को टो करके लेके आया जा रहा है एसएस वर्जिनिया के द्वारा। 15 अप्रैल की रात को द व्हाइट लाइन ये अनाउंस करता है कि टाइटैनिक डूब गया है, पर सारे पैसेंजर्स सुरक्षित हैं। एंड फाइनली उसी दिन रात को असली खबर सामने आता है कि ज़्यादातर पैसेंजर्स को बचा नहीं सका एंड कुछ ही पैसेंजर्स को लेके आरएमएस कार्पेथिया रिटर्न कर रहा है। इसके तुरंत बाद ही बहुत सारे लोग कंपनी के कई सारे ऑफिस में भीड़ जमा देते हैं। 3 दिन बाद 18 अप्रैल की सुबह को न्यूयॉर्क पोर्ट में करीबन 40,000 लोग भारी बारिश के नीचे कार्पेथिया के लिए इंतजार कर रहे थे। 9:30 बजे कार्पेथिया सर्वाइवर्स को लेकर घर आता है। ज़्यादातर सर्वाइवर्स अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं या फिर जो लोग बहुत ही पैसे वाले होते हैं वो लोग अपने प्राइवेट ट्रेन करके घर चले जाते हैं। असल में 14 अप्रैल की रात को एसएस कैलिफोर्निया और टाइटैनिक के बीच में कुछ बातें होती हैं। एसएस कैलिफोर्निया के ऑपरेटर सिरिल इवांस ने 10:55 में टाइटैनिक को कुछ मैसेज भेजे थे जो कि थे वो लोग अभी के लिए रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे आइसबर्ग की वजह से। एंड टाइटैनिक के ऑपरेटर उसी टाइम पे पैसेंजर्स के मैसेज डिलीवर कर रहा था, पर क्योंकि कैलिफोर्निया उस जहाज के बहुत ही करीब था इसलिए टाइटैनिक का मैसेज बार बार ब्लॉक हो रहा था, जिस वजह से टाइटैनिक का ऑपरेटर ने गुस्से में ये जवाब दिया कि अभी वो पैसेंजर्स का मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है एंड उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो बहुत ही बिजी है। Hey, old man, we are stopped and surrounded by ice. Shut up, I'm busy. I'm working Cape Race. एंड यही था कैलिफोर्निया और टाइटैनिक के बीच का लास्ट मैसेज। उसके बाद कैलिफोर्निया ने अपना रेडियो बंद कर दिया था। 19 अप्रैल के बाद टाइटैनिक डिजास्टर को लेके इंक्वायरी बैठती है, एक यूएस की तरफ से और एक ब्रिटिश की तरफ से, और इस इंक्वायरी में कुछ शॉकिंग डिटेल्स सामने आती हैं। इंक्वायरी के मुताबिक टाइटैनिक में बहुत सारे सेफ्टी फ्लॉज थे, जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट वो एक्सटेंडेड नहीं थे, जिस वजह से उनमें से आराम से पानी भर गया। टाइटैनिक बहुत ही स्पीड से चल रहा था, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि वो लोग एक आइसबर्ग जोन में है। टाइटैनिक को करीब 6 आइसबर्ग वार्निंग आए थे, जिसमें से उन लोगों ने सारे को ही इग्नोर कर दिए। एंड ऑफ कोर्स लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी। लाइफ बोट्स में टोटल सिर्फ 700 लोग ही बचा पाए थे। ऑल्दो यूएस की तरफ से द व्हाइट लाइन कंपनी को ब्लेम मिला था, पर ब्रिटिश ने मोस्टली इस कंपनी को बचाने की कोशिश की थी। उन लोगों ने सिर्फ ये बोला था कि ये तो जैसे एक बैड लक था। कार्पेथिया के कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन को कांग्रेचुलेशन गोल्ड मेडल मिला था यूएस की तरफ से, और ब्रिटिश की तरफ से नाइट कमांडर, और कार्पेथिया के बाकी क्रू मेंबर्स को मेडल और पैसे मिले थे सर्वाइवर्स की तरफ से, पर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ था। द व्हाइट लाइन कंपनी का पब्लिक इमेज खराब तो हुआ था, पर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ था। एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन पब्लिक की तरफ से बहुत ही हेट मिला था। तो यही था हमारा वीडियो टाइटैनिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड ऐसे ही अगर और भी कुछ वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।